विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत कर रहे थे हम, इतिहास में वैदिक संस्कृति कर रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति में क्या कर रहे हैं। और मैंने कहा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यही इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री के हिसाब से भी होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इस पर खास जोर देना है आपने। क्या करते हैं बच्चे, ऋग्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, अथर्ववेद पढ़ लिया, उनके उच्चारणकर्ता पढ़ लिए, थोड़ा दो चार कृषि का उल्लेख कितनी बार, मैक्स मुलर ने क्या कहा, तिलक ने क्या कहा, वो सोचते हैं हो गया। अरे भाई नहीं हुआ। बड़े कंपटीशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को खास ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में करा रहा हूं। राजनीतिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है हमने, तो सबसे पहले पितृसत्तात्मक परिवार, आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थे। समाज जो था पितृसत्तात्मक था, आज भी पितृसत्तात्मक है। आज भी क्या है, मुखिया कौन होते हैं, पिताजी होते हैं। कौन होते हैं, परिवार के जो मुखिया हैं वो तो पितृसत्तात्मक परिवार जो था आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। अलग अलग परंपराएं देखना आप, अलग अलग जगह पे अलग अलग परंपराएं होती हैं। भले ही अलग अलग प्रकार के लोग होंगे, तो कहीं पर रस्म पगड़ी हो रही है मरने के बाद कि बड़ा व्यक्ति मर गया, वरना पिताजी की डेथ हो गई, तो क्या हो रहा है कि क्योंकि क्या है, काम धंधे वाले लोग हैं भाई, 13 दिन तक वेट नहीं करते, 2-4 दिन बाद ही क्या करते हैं, चौथा करते हैं, उसके बाद रस्म पगड़ी होती है। क्योंकि अगर 13 दिन तक या 1 महीने तक अगर शोक मनाएंगे और क्या करेंगे, दुकान बंद करके रखेंगे, तो हो गया, जो बचे हुए वो तो फिर भूखे मर जाएंगे। इसलिए जो प्रथाएं हैं, तो रस्म पगड़ी हो गया। अब रस्म पगड़ी मतलब अब पिताजी नहीं रहे, अब बड़ा भाई क्या है, घर का मुखिया है। ये दिखती है कुछ परंपराएं आपको, तो वही परंपराएं चली आ रही हैं आज भी, अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार की। कुछ समाज में है कि 13 दिन तक तो भाई क्या करना है, 13वीं करनी है, ये करनी है। हालांकि वो शमशान वैराग्य से बाहर निकालने का एक बड़ा अच्छा क्या है, तरीका है कि आदमी को इतना व्यस्त कर दो, जिसके घर में जिसके घर में क्या हुई, मृत्यु हुई है किसी की, तो ताकि वो शमशान वैराग्य में ना जाए, उसको इतना बर्डन दे दो कि वो उसी टेंशन में रहे कि यार अब ये करना है, अब ये करना, अब लिफाफे बनाना, अब ऐसा करना, वैसा करना। तो उससे क्या होता है कि उसका ब्रेन जो है वो उस तरफ नहीं जाता क्या। हालांकि समय के साथ बाद में जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा होता है क्या, स्टार्टिंग में। तो वो 1 महीना जो होता है उस व्यक्ति के लिए क्या, शमशान वैराग्य से बाहर निकालने का एक तरीका। इतना समझ में आ गया। नमक तक छुड़वा देते हैं ताकि मैसेज ना जाए, ज्यादा ज्यादा ना सोचे आदमी। नमक ही नहीं खाएगा तो क्या है, खाएगा भी तो बहुत कम, मतलब तो उससे क्या मैसेज नहीं जाएंगे। जो कुछ सोडियम होता है आपका, वो मैसेज को इधर उधर ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है जी। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया है। क्या कहा गया है, मैंने बताया था आपको, पुरु, यदु, अनु, त्रुवस, द्रुहा, ये 5 आर्य जातियों का उल्लेख मिला है हमें। जब हम 10 राज्य युद्ध पढ़ रहे होते हैं ना, बैटल ऑफ 10 किंग्स, तो उसमें 5 आर्य जातियां और 5 अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, जो राजा सुदास के खिलाफ क्या करती हैं, लड़ाई करती हैं। सुदास जीत जाता है उसमें। कौन जीत जाता है, तो उसमें ये 5 आर्य जातियां कौन सी हैं, पुरु, यदु, अनु, त्रुवस, द्रुहा, और 5 अनार्य जातियों का भी उल्लेख मिलता है, अनिल, पख्त, भलानस, शिव और विशानिल। बल्कि पख्त को बोला जाता है कि जो पठान लोग हैं ना, वो पख्त थे। क्या थे, पख्तुनिस्तान। क्या लंबे चौड़े होते हैं, आर्य फीचर्स, आर्यन फीचर्स है। धर्म इस्लाम है भले ही उनका, लेकिन फीचर्स जो है वो क्या है, ठीक है। अफगानिस्तान के लोग हैं, आज भी किसी की सत्ता नहीं मानते हैं, अपनी कबीलाई संसद चलती है उनकी, लोया जिरगा क्या चलती है। रूस आया, रूस परेशान होकर मतलब वापस चला गया सफल होकर। अमेरिका आया, अमेरिका वापस चला गया, सुना होगा आपने। किसी की नहीं सुनते, लड़ाके हैं और क्या है, कबीलाई हैं आज भी, क्या है। और ये कबीलाई आपको हर जगह दिखेंगे, आपको उधर दिखेंगे, अफगानिस्तान में दिखेंगे, पाकिस्तान में दिखेंगे, भारत में दिखेंगे। जहां जहां पर इस प्रकार की संस्कृतियों का क्या रहा होगा, विस्तार हुआ होगा, वहां वहां पर आपको कबीलाई क्या दिखेगा, कंसेप्ट दिखेगा। हरियाणा में दिखेगा आपको खाप, क्या है, ठीक है। आज पैसा हो गया, जमीनें बहुत महंगी हो गई, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज भी जो पंचायत है वो क्या है, उनकी खाप है। आज भी वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून पर बहुत ज्यादा क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है।
ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह से क्या कहा गया है? पंचजन्य कहा गया है। पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहा, ये 5 आर्य जातियों का उल्लेख मिलता है। ग्राम, विश और जन उच्चतर इकाइयां थे। भाई सबसे छोटा देखो, सबसे पहले परिवार हो गया। परिवार का मुखिया कौन हो गया? या तो पिता हो गया या बड़ा भाई हो गया। ठीक है, कई परिवारों को परिवार जब बड़ा हो गया तो क्या बना? कुल बना। कुल का मुखिया कौन हो गया? कुलप हो गया। फिर उसके बाद क्या बना? ग्राम बना। ग्राम का मुखिया कौन हो गया? ग्रामणी हो गया। फिर उसके बाद कई ग्रामों को मिलकर क्या बना? विश्व बना। कई विश्व का हेड कौन हो गया? विश्वपति हो गया। फिर कई विषयों को मिलकर क्या बन गया? जन बन गया। फिर जनपद बन गया। फिर महाजनपद बन गया। सुनते हो? समझ रहे हो ना? आज भी क्या यही तो है। पहले आपका परिवार है, फिर आपका कुल है। परिवार में सिर्फ आप ही लोग हो, मम्मी पापा आप लोग जो हो। कुल में आपके चाचा ताऊ सब जितने भी उनके बच्चे बच्चे सब आपके कुल के हो गए। फिर क्या बना? गांव बना। आपके गांव में आपके परिवार के लोग भी होंगे और अन्य लोग भी होंगे, है ना? सुनते होंगे उत्तराखंड में कि भाई पूरे गांव ने, मतलब गांव में क्या हो गया कि भाई किसी की डेथ हुई तो बाल कटाने पड़ते हैं। अभी देना देना नहीं, बहुत दूर का, पर क्या है कि वो परंपराएं बनी हुई है, बांध के रखा हुआ कि भाई ये आपका खून है। उनकी अगर डेथ हुई है तो गांव के इतने लोग क्या करेंगे? अपना सिर क्यों मुंडवाते हैं यार? क्या हो जाएगा सिर मुंडवा के? हाँ, मूंड मुंडाए हरी मिले। सिर इसलिए मुंडवाते हैं, शोक व्यक्त करने का प्रतीक होता है कि भाई इनके परिवार में, इनके कुल में क्या है, मृत्यु हो रखी है, इसलिए सिर मुंडवाते हैं। समझ में आया? और पुरुषों को बोला गया है, श्रृंगार नहीं करते हैं वो। मतलब उस समय क्या श्रृंगार क्या है? आपके केश हैं, क्या है? केश है। तो उनको हटा दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई हमारे कुल में किसी की क्या हुई है? मृत्यु हुई है, इसलिए हम शोकाकुल हैं और हमें फिलहाल 1 साल तक हम शोक में रहेंगे। हम किसी भी शादी ब्याह और का नहीं जाएंगे और अच्छा भी नहीं मानते हैं उनका आना। ऐसा होता था पहले, अब तो सब चल रहा है। अब तो शमशान से सीधे रिसेप्शन में जा रहे हैं लोग, वो अलग चीजें है ना। तो पहले बना रखी थी वो, कुछ चीजें थी, उनको मानते थे लोग। बाकी अभी तो शमशान भी क्या बने हुए हैं? पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं। ऋषिकेश में देख लीजिए, है ना? क्या बैठे हुए हैं लोग वहां पर? अरे भाई क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? ये तो शमशान है। अंतिम यात्रा के लिए आते हैं लोग यहाँ पर। जी हमें पता नहीं था, इतने अच्छे बना दिए सरकार ने। चलो, तो ग्रामीणी ग्राम का प्रधान होता था, इतना समझ में आ गया। विश्व कई गांवों का समूह। अच्छा, ग्रामीणी याद देखो भाई, गांव का जो प्रधान है ना, उसको किस किस काल में क्या क्या कहा गया है वो सब याद करना आपने। अब गांव के मुखिया को तो जरूर याद करना है। यहां पर ग्रामीणी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कहीं पर ग्राम भोजक बोलेंगे, कहीं पर ग्राम क्या, कहीं पर गांव को दीही बोलेंगे। तो ये शब्द का उल्लेख जो जहां जहां पर होगा वो याद करना आपने। और ये यहां से शुरू हो गया ग्रामीणी से, और ये मध्यकाल तक आप पढ़ते रहेंगे। खुद मुकद्दम चौधरी, ये सब पढ़ते रहेंगे आप वहां पर। क्या पढ़ेंगे? समझ में आया? तो यहां पर आपने याद करना कि ऋग्वैदिक काल में गांव का जो प्रधान था उसको क्या बोलते थे भाई? ग्रामणी बोलते थे। विश्व कई गांवों का समूह होता था, इसका हेड विश्वपति कहलाता था। ठीक है, विश्व का हेड क्या होता था? विश्वपति होता था। फिर उसके बाद अनेक विषयों का जो समूह होता था वो जन होता था। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। क्या बोलते थे? जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है। क्या आया है? राष्ट्र शब्द आया है। अच्छा, राजा भी ऐसा नहीं ना, वंशानुगत नहीं था। अभी राजा ये था कि रक्षा करनी है, उसने अपने कबीले की रक्षा करनी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या करना, वो सभी लोग उसको क्या करेंगे भाई? वो तो युद्धों में रत रहेगा ना, वो आपकी रक्षा करेगा कबीले की, तो उसको थोड़े टाइम है पशु पालने का या कृषि करने का। आप लोग दोगे उसको, क्या करोगे? एक बलि दोगे। आप क्या दोगे? राजा को दी जाने वाली भेंट क्या दोगे? बलि। अपने आप को वहां पर लेके जाओ। जब आरे चल रहे हैं, आपने सबने मिलके दिया कि भाई हमारी रक्षा करना, हम पे कोई अटैक ना करे, हमारे कोई पशु ना चोरे। खासकर जो दस्यु हैं या जो अनारे लोग हैं, वो हमारे पशुओं को चोर कर ना ले जाए, हमारी गायों को चोर कर ना ले जाए। क्योंकि गाय अगर कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया? समृद्धि कम होगी ना। समझ में आ रहा है? गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय था। युद्ध क्यों होते थे आर्यों अनार्यों के बीच में? अनारे लोग जो थे आर्यों की गाय चुरा कर ले जाते थे। फिर गवेषणा, गिनती होती थी, भाई कितनी गाय, पता चला यार 2 गाय कम हो गई, पता चला कौन ले गया कि वो ले गए उठा के अनारे। फिर तब फिर क्या?
युद्ध होता था। अब युद्ध कौन करे? खेती करने वाला करे, गाय पालने वाला करे, या राजा करे और उसके कुछ साथ वाले करे? तो राजा करेगा, तो आपकी रक्षा करेगा, आपकी गायों की रक्षा करेगा, इसलिए आप उसको अनिवार्य कर दो। अनिवार्य नहीं बोलेंगे, मतलब हल्का हल्का जितना हो सकता है उतना दोगे, वो बलि है। उत्तरवैदिक काल में आप देखेंगे वो अनिवार्य कर बन जाएगा। धीरे धीरे आप पढ़ोगे कि यार 1/6 लेने लग गया राजा, फिर आप एक समय ऐसा ही पढ़ोगे मध्यकाल में 50% लेने लग गया, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने तो जिसे बोलते हैं क्या, खाने के लाले पड़ गए किसान के। समझ में आ रहा है? इन सब चीजों को समझो, एनालिसिस करो। तो कहां तक पहुंचा मैं भाई? विश्वपति बता दिया मैंने। जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। कितनी बार? 275 बार हुआ है, 275 बार हुआ, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता। यानी अभी तक जनपद नहीं बने थे, जनपद अब बनेंगे, फिर महाजनपद बनेंगे। क्योंकि जब बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक किताब आएगी अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख पढ़ना पड़ेगा हमें। कितना पढ़ना, कितने नाम याद करने पड़ेंगे? 16। उनकी राजधानियां याद करनी पड़ेंगी, बुद्ध के समकालीन उनके राजा देखने पड़ेंगे कौन कौन थे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, परंतु फिर भी प्रधान या राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी वो राजा को चुनती थी। ये भी क्वेश्चन बने हुए यूपीएससी ने पूछा कि राजा को चुनाव कौन करती थी? आंसर समिति करती थी। कौन करती थी? सभा, समिति, विदथ और गण, ये 4 शब्द याद करने हैं आपने। क्या करने हैं? सभा, समिति, विदथ और गण। तो राजा का चुनाव कौन करती थी? समिति करती थी, आम सभा, है ना। राजा को कबीले का संरक्षण यानी गोप्ता जनस्य या पुराभेत्ता, नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। क्या कहा गया है? गोप्ता जनस्य या पुराभेत्ता कहा गया है, नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ और गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलता है। ये संगठन या ये परिषदें विचारात्मक, सैनिक या धार्मिक कार्य देखती थी। क्या करती थी? विचारात्मक, सैनिक या धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। अब आगे चलकर पढ़ेंगे आप उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को उनके 2 अधिकारों से वंचित कर दिया गया। नंबर 1 राजनीति में भाग लेने का अधिकार, और नंबर 2 पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार। ये समझ में आया आपका? यानी अभी सभा, समिति, विदथ और गण में भाग ले रही हैं, आगे चलकर विदथ और गण गायब हो जाएंगी। आगे चलकर आप देखेंगे महिलाओं को राजनीति में भाग लेने का अधिकार क्या नहीं होगा? नहीं दिया जाएगा। और ये बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। चलता रहेगा। और फिर अब जो आधुनिक सरकारें हैं उन्होंने आपके दोनों अधिकार क्या कर दिए? आपको दे दिए हैं। पैतृक संपत्ति पर आपको उतना ही अधिकार है जितना कि पुत्र को है। सिर्फ अंतर इतना है कि पिता के जीवित रहते हुए आप अपना अधिकार नहीं मांग सकते। बालिकाएं जो हैं पिता के जीवित रहते हुए अपना अधिकार, मतलब केस नहीं कर सकते, नहीं जी मेरा हिस्सा दो। समझ में आया? ऐसा बताया गया, किसी कोर्ट के डिसीजन को पढ़ रहा था मैं। और दूसरा, राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, तो अब तो अधिकार है। पंचायतों में रिजर्वेशन है, अन्य जगहों पर आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि भाई आप आइए, क्योंकि आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए कायदे से तो 50% आप ही होने चाहिए संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर। लेकिन क्या है कि वो आदत पड़ गई, दिमाग ने मान लिया कि नहीं, पुरुष ही प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? वो टूट रहा है ना। धीरे धीरे देख रहे हैं आप, हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है, बहुत अच्छा कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई सभा, समिति, विदथ, गण समझ में आ गया। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदथ में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, वस्तुतः वह युद्ध का स्वामी था। भूमि का स्वामी नहीं था, किसका स्वामी था? युद्ध का स्वामी था। युद्ध के लिए राजा के पास सेना होती थी। ऋग्वेद में वर्णित शरद, व्रात तथा गण आदि संभवतः सेना की इकाइयां थी। किसकी इकाइयां थी? सेना की इकाइयां थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, किलों को जीतने वाला। पुरंदर मतलब किलों को जीतने वाला। इंद्र के लिए एक जगह पर वृत्रहन शब्द का प्रयोग भी हुआ है, बांधों को तोड़ने वाला। और ये दोनों ही चीजें कहां मिलती थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मैंने कहा आपको कि ऋग्वेद में एक स्थान पर हरियूपिया शब्द का उल्लेख हुआ है, संभवतः इसका अर्थ हड़प्पा से लगाया जाता है।
पुरंदर, क्योंकि ये लोग किले बनाकर रहते थे। आपने सुना ना कि नगर जो था वो रक्षा प्राचीरों से घिरा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सुना है? उन किलों को तोड़ने वाला कौन? इंद्र। बांध बनाते थे, सिंचाई की व्यवस्था थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बांधों को तोड़ने वाला कौन? इंद्र। समझ में आ रहा है? अब किस रूप में लिखा, उन कोर्स को तोड़ना बहुत कठिन है। न मैंने वेद पढ़े पूरे, हमें उतना ही पढ़ना है जितने में आपका पेपर निकल जाए, ठीक है? या तो फिर मैं कल से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद का पाठ करता हूं, और क्या करता हूं, होत्री, अर्धवयु, उद्गात्री और ब्रह्मा, इनका भूमिका निभाता हूं। तो इतना नहीं पढ़ना है भाई, उतना ही पढ़ना है खाली जितने में आपको क्या हो जाए, पेपर निकल जाए। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। भरत और त्रित्सु दोनों आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ इन दोनों वंशों के संपर्क में थे। इनके कालांतर में भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ। सुदास ने दरअसल वशिष्ठ को क्या कर दिया, भरत कबीले का जो राजा सुदास था, उसने वशिष्ठ को शायद आउट कर दिया। वशिष्ठ ने 5 आर्य और 5 अनार्य जातियों के साथ मिलकर राजा सुदास के साथ युद्ध किया। राजा सुदास ने इन सबको हरा दिया, 10 जातियों को, आर्य और अनार्य जातियों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, ठीक है? और यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया, बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला जाता है। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। हालांकि इसमें 11 है, एक तरफ सुदास है और उधर अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विशानिन, पुरु, यदु, अनु, त्रुवस, द्रुहा, 5 अनार्य और 5 आर्य जाति है। क्लियर हो गया? 10 राज्य युद्ध का वर्णन कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। कहां पर मिलता है? और यह भी मिलता है कि परुष्णी के तट पर लड़ा गया, संभवतः पानी के लिए लड़ा गया। यह विश्व का प्रथम युद्ध है। किसके लिए? पानी के लिए लड़ा गया विश्व का प्रथम युद्ध। कौन सा है आंसर? 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं के साथ लड़ाई परुष्णी नदी के तट पर हुई। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अगली जो लड़ाई होगी वो भी पानी के लिए ही होगी। तीसरा विश्व युद्ध जो होगा वो किसके लिए होगा? पानी के लिए ही होगा। अति कर दी ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये शब्द पहले थोड़े सुनते थे, ये क्यों आ रहे हैं? समावेशी विकास भाई, अगली जनरेशन के लिए भी छोड़ दो। इतना मत दोहन करो कि अगली जनरेशन क्या करे, क्या करे। हाँ हाँ, हवा और पानी, किसने सोचा था यार 20 रुपए की बोतल लेनी पड़ेगी पानी की? इस देश में तो पानी ऐसे ही पिलाते थे लोग, जाते थे बोलते थे पानी पिला दीजिए, लोटा लाते थे लोग, पिलाते थे, सम्मान के साथ पिलाते थे, बड़ा अच्छा मानते थे। मजाल है अब कोई किसी से पानी मांग ले या कोई किसी को पिला दे। अभी तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है, जैसे लंच बॉक्स रखते हैं ना, बच्चों के टिफिन रखते हैं, हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखने पड़े, जिस हिसाब से धुआं उड़ा रहे हैं आपके विकास के इंजन। नहीं आ रहा है समझ में? दिख रहा है जंगलों में आग लगी है, धुआं ही धुआं हो रखा है उत्तराखंड में, है पूरा एनवायरमेंट। अगर बारिश नहीं आती है तो, और उनका सोचिए जो अग्निशामक दल है, वन विभाग के जो लोग हैं, किन परिस्थितियों का सामना कर। आप तो दूर से देख रहे हो धुएं को, नहीं आ रहा समझ में? तो भाई मत करो ऐसा, इंसान बनो। चलो जी आगे। कालांतर में भरत, अच्छा, 10 राज्य युद्ध में सुदास की विजय हुई। किसकी विजय हुई? सुदास की विजय हुई। पराजित जनों में सबसे प्रमुख कौन थे? पुरु थे। आगे चल के पढ़ेंगे आप कि भरत और पुरुओं के बीच में मित्रता हो गई और फिर क्या बने? कुरु बने। वो क्या बने? ये क्वेश्चन बना कि कुरु जो बने, आगे चले कुरुक्षेत्र पढ़ते हो, है? अतश्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, और सारथी जिनके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की, है ना? चलो, तो भरत और पुरुओं के बीच में मैत्री हो गई और वो क्या बन गए? कुरु बन गए। क्या बन गए? कुरु बन गए। ठीक है, नाम से एक नया कुल बन गया, कुरु। ऋग्वेद में सेनानी यानी सेनापति, पुरोहित और ग्रामणी नामक शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जो राजा की सहायता के लिए होते थे। प्रायः पुरोहित का जो पद था वो वंशानुगत था। सीधी सी बात है यार, कबीले के अंदर जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे वो ब्राह्मण बन गए, जो युद्ध करने वाले लोग थे वो क्षत्रिय बन गए, जो व्यापार में अच्छे थे, व्यापार करना जानते थे, वो क्या बन गए? वैश्य बन गए। और जो मूल निवासी थे यहाँ के वो शूद्र बन गए। मतलब उनको क्या कर दिया गया?
सेवा के लिए रख दिया गया। वैसे भी हमेशा जो विजेता होता है वो पराजित को क्या करता है, सेवक बनाता है, क्या करता है। तो जो यहाँ के लोग थे वो चतुर्थ वर्ण में आ गए, कुछ लोग दक्षिण चले गए तो वो द्रविड़ हो गए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और फिर मैंने कहा वो जो अनटचेबिलिटी जो आई है, अस्पृश्यता, जिस पर बहुत लंबा क्या लड़ाई लड़नी पड़ी कई वर्षों तक, वो क्यों आई? वो इसीलिए आई, वर्ण। सारा खेल जो है वो रंग का है। किसका है? उसको समझो। और आज भी है, जब आपका विवाह के लिए आप बालक देखने जाओगे या बालिका देखने जाओगे, सबसे पहले क्या देखते हैं लोग? आप भले ही ना देखो, आप नई जनरेशन हो, पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन आपके जो बड़े लोग होंगे, पहला शब्द क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गोरा चिट्टा है भाई लड़का, गोरी चिट्टी है भाई लड़का। अरे भैया क्या करोगे? चाम नहीं देखना है, काम देखना है। क्या देखना है? क्या देखना है भाई? कार्य। कुछ लोग गोरे हैं, वो और कॉस्मेटिक यूज कर रहे, वो पता नहीं क्या बनना चाह रहे। ये जो कॉस्मेटिक का वर्ड है इसीलिए तो है, वर्ण के लिए तो है। वर्ण व्यवस्था पहले तो मैंने कहा नहीं, वर्ण की लड़ाई तब भी थी, वर्ण की लड़ाई अब भी है। वर्ण की लड़ाई पहले यह थी कि भाई आपने बोल दिया कि अनार्यों के साथ नहीं, जो मूल निवासी उनके साथ नहीं मिलना, कहीं ऐसा ना हो जो बच्चे हों आगे चलकर वो क्या हो, वर्ण खो दें कहीं आर्य लोग। उनको नहीं पता था कि आने वाले समय में सब क्या होंगे, मिक्स होंगे। ठीक है। वर्ण की लड़ाई आज भी है। हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? कॉस्मेटिक यूज कर रहा है। कर रहा है, क्या करने के लिए कर रहा है? हाँ जी, गलत है। स्पोर्ट्समैन जो चमक होती, खेलो कूदो पसीना भाओ, चमक आएगी आपके चेहरे पर, है ना। तेज होना चाहिए, गोरा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तेज। और वो सांवले के चेहरे पर भी हो सकता है, मस्तक पर हो सकता है, वो गोरे के मस्तक पर भी हो सकता है। अब जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, बहुत ओलंपिक खेलते हैं, कभी उनको देखना आप हटा नहीं पाओगे निगाह, इतना तेज होता है उनके चेहरे पर। चलो जी, कहां तक पहुंचे हम? पुरोहित ग्रामणी ये बता दिया मैंने। पुरोहित का पद वंशानुगत होता था, ये वंशानुगत कर दिया उन्होंने पुरोहित का पद। बुद्धिमान थे ना, बुद्धि थी। धरती पर अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसमें आपसे कम बुद्धि है तो आप भूखे नहीं मर सकते, आप उसका दोहन करके खा ही लोगे कुछ ना कुछ। ये नियम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, कि धरती पर जब सिर्फ दो लोग रह जाएंगे, उसमें आपके अंदर अगर बुद्धि है, दूसरा व्यक्ति कम बुद्धि वाला है, तो आप उसका शोषण करके या दोहन करके क्या कर लोगे? अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ही लोगे। समझ में आया? यही चल रहा है। ये बुद्धि ही तो थी। जो प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में है उस पर बुद्धि तो लगाई गई है। क्या लगाई गई है? अरे भाई बुद्धि लगाई गई है। उन्होंने कहा ये मत खाओ, ये खाओ, ये पैकेट के अंदर है हवा भर के, इसको खाओ। उसको खाया आपने, टेस्ट बड्स आपके क्या हो गए? बुद्धि तो लगाई गई कि टेस्ट बड को सक्रिय करने के लिए क्या डाला जाए इसमें, और अरबों रुपए का क्या व्यापार। इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी जैसे सूत, सुना होगा आपने, सूत पुत्र कर्ण, सुना है? बनाने वाला, रथ को बनाने वाला, रथकार और कर्मार थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा समेत कुल 12 रत्नीन होते थे। ये राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। राजा को 12 रत्नियों के घर जाना पड़ता था समर्थन लेने के लिए। प्रभु जैसे अभी वोट मांगने आते नेता, राजा को जाना पड़ता था, हवि प्रदान करनी होती थी उन्हें, उनसे बोलना होता था कि मैं राजा बन रहा हूं, आपने मेरा क्या करना है? साथ देना है। यार रथकार अगर रथ नहीं बनाएगा राजा का तो फिर दिक्कत है। राजा का ही क्या, सेना के लिए जो भी होगा, आगे पढ़ेंगे आप, रथ दौड़ होती है, यज्ञ होते हैं उसके लिए, रथ रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है कुछ यज्ञों में। समझ में आया? तो रथकार अगर जो रथ बनाने वाला है वो रथ नहीं बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। रथ चलाने वाला अगर ढंग से रथ नहीं चलाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितने भी बड़े बन जाओ, डीएम बन जाओ, कुछ बन जाओ, मुख्य सचिव बन जाओ, सबसे पहले आपको अपने ड्राइवर, जो आपके जो चालक होंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। पता चला क्या? अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा उनके साथ, हवि प्रदान करनी पड़ेगी, उन्हें बोलना पड़ेगा महाराज थोड़ा धीरे चलाना। धीरे चलाना मतलब सेफ चलाना, क्योंकि सबसे पहले क्या, जीवन है।
तो सूत हो गया, रथकार हो गया, करमार हो गया, ये 12 रत्नियों के घर जाना पड़ता था राज्यभिषेक के अवसर पर, उपस्थित रहते थे 12 रत्निन। पुरप जो होता था वो दुर्गपति होता था। पुर वैसे भी पता है आपको, पुरपाल, आगे पढ़ेंगे आप, पुर मतलब किला, पुरप, पुरप जो था वो दुर्गपति होता था, सैनिक कार्य भी करता था। स्पष्ट जो थे वो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। इंग्लिश में एक वर्ड आता है स्पाइस, सुना है? आता है गुप्तचर। तो देखो यहां पर स्पष्ट शब्द का उल्लेख हुआ है, उसको इंग्लिश में स्पाइस बोलते हैं। कुछ मिलता जुलता लग रहा है, कुछ लग रहा है कि आर्यों से ही मिलती जुलती भाषा है। स्पष्ट। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। व्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी और कुलप जो था वो परिवार का मुखिया होता था। परिवार का मुखिया कौन होता था? कुलप होता था। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? आंसर व्राजपति। ये आईएएस के क्वेश्चन रहे हैं कभी किसी जमाने में। ब्रज भूमि नहीं सुना आपने? भगवान कृष्ण का जब आप पढ़ते हैं, ब्रज क्या है? ब्रज, भगवान कृष्ण क्या है? ग्वाले हैं, गाय गाय चराते हैं, और जो भूमि है वो कैसी है? ब्रज भूमि है। भूमि का नाम थोड़ा ब्रज है, क्योंकि वहां पर चारागाह है, इसलिए वहां का नाम क्या पड़ गया? ब्रज पड़ गया। क्या पड़ गया? और आप देखते हैं कि आनंद है, गाय चराने में जो मजा है वो किसी और चीज में थोड़ा है, आईएएस पीसीएस की तैयारी में नहीं है। और गाय चराएंगे तो गाय अपना चरेंगी, तो आप क्या करोगे? तो आप खेल खेलोगे। कई प्रकार के क्या खेल इंट्रोड्यूस होंगे आपके उसमें। कभी देखना, कभी अगर आपने ग्रामीण जीवन जिया हो, गाय चराने गए हो आप, आनंद है। सुबह जाना है, दिन भर बैठे रहना है, गाय अपनी चर रही है, बाद में सबको क्या करना है? इकट्ठा करना है, फिर घर आना है, लेके आना है, बैल लड़ाने हैं, क्या करने हैं? है ना? नहीं आया समझ में? हाँ, कुछ प्राकृतिक आनंद है। ऋग्वेद में मंत्रियों अथवा मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं किया गया। मंत्रियों अथवा मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं किया गया। विदत, यह आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। यहां से क्वेश्चन बनता है, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदत थी। इसे जनसभा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो मैंने कहा सभा, समिति, विदत और गण, ये चार चार पढ़ेंगे आप। उसमें विदत जो है सबसे पुरानी है। सभा जो है वो वृद्ध, श्रेष्ठ या अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा में, जैसे आज राज्यसभा होती है, राज्यसभा में, लोकसभा में क्या बोलते हैं हम? जनप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन क्या है? लोकसभा। लोकसभा में हर कोई जा रहा है, कोई भी। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन पे जो 1.5 साल जेल में रहे हैं, वो भी जाते हैं लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में आपने देखा होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऐसे ही जो सभा है उस समय की, वो वृद्ध यानी श्रेष्ठ, वृद्ध मतलब जिनके पास अनुभव है, और अभिजात यानी सम्रांत लोगों की संस्था थी। सभा के विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई। कब हुई? समिति जो थी एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा, जैसे लोकसभा है आज, वैसे समिति थी उस समय। क्या थी? राजा का चुनाव कौन कर, आज राजा कौन होता है? अरे यार, राजा कौन होता था? राजा प्रधानमंत्री है ना एक तरह से। कहाँ? लोकसभा के लोग करते हैं ना कि हाँ भाई, हम इनको अपना क्या, बहुमत प्राप्त दल के नेता हमारे कौन है? ये है, तो वो प्रधानमंत्री बनते हैं। हालांकि अभी जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का इलेक्शन लड़के ही बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के थे, लेकिन लोकसभा वालों ने कहा ना कि ये हमारे क्या है, बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं, इनको प्रधानमंत्री बनना है। ऐसे ही हुआ। उस समय राजा का चुनाव कौन करती? समिति करती थी। सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति राजा की चुनाव करती थी, नियुक्ति करती थी, मतलब पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति क्या करती थी? राजा की नियुक्ति, पदच्युति व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति का सभापति जो था वो ईशान कहलाता था। क्या कहलाता? समिति का जो हेड होता था वो ईशान कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? ऋग्वेद में मध्यमशी शब्द से विदित होता है कि पंच निर्णय द्वारा भी न्याय किया जाता था। मध्यमशी मतलब पंच निर्णय। किससे? पंच निर्णय से ही न्याय किया जाता था। अच्छा, पुलिस भी थी उस समय, तो उनको क्या बोलते थे? उग्र। क्या बोलते थे? उग्र। और जीव गृभ। क्या बोलते थे? जीव गृभ। उग्र और जीव गृभ। अब आप बोलते हो हमारे तो मित्र पुलिस है, बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन मैंने आपको बता दूं कि पुलिस को ट्रेन किया जाता है कैसा?
थोड़ा कठोर बनने के लिए। आप बोलते हो ना कि बड़ा अजीब सा बात कर दीजिए उन्होंने, तो भाई उनकी ट्रेनिंग है वो। क्यों? क्योंकि चोर उचक्कों के साथ प्यार से बात करेंगे तो नहीं मानेंगे, सर फोड़ देंगे उल्टा। तो फर्स्ट अटैक बताया जाता है क्या? तो उग्र और मतलब उग्र क्यों बोला गया? क्योंकि उग्र, समझ रहे हो? हाँ, उग्र और जीव गृभ किसको कहा गया? पुलिस कर्मचारियों को कहा गया वेदों में। ठीक है, अगला, वैदिक जीवन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाशक कहा जाता था। न्यायाधीशों को क्या बोलते थे वैदिक जीवन में? प्रश्न विना सॉरी प्रश्न विनाक कहा गया है। क्या कहा गया? प्रश्न विनाक। प्रश्न विनाक कहा गया है न्यायाधीशों। ठीक है, समय, ठीक है इतना। इसके बाद में सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगा, कैसी थी सामाजिक व्यवस्था।